हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनेगा, एग्रीगेट डिमांड की क्या डेफिनेशन है और एग्रीगेट डिमांड की टेबल किस तरह से बनेगी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक ऐसी डिमांड जिसके अंदर हाउस होल्ड का कंजम्पशन और प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। कंजम्पशन ऑटोनोमस हो सकता है, कंजम्पशन इंड्यूस हो सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा रहेगा ऑटोनोमस। और यहाँ पर सारे फिगर ही एक्स एंटी फॉर्म में एस्टिमेशन बेसिस पर कवर करने हैं। तो एडी क्या है? एडी इज द समेशन ऑफ एक्स एंटी कंजम्पशन एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। या फिर हमने एडी की वैल्यू पहले ही बात कर ली है। एडी है हाउस होल्ड कितना एस्टिमेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे आने वाले समय में, और प्रोड्यूसर कितना एस्टिमेटेड खर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इकोनॉमी के अंदर। उन दोनों को जोड़कर आया वैल्यू एडी का। आगे कह रहा है एडी कर्व क्या है? एडी कर्व है ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन एडी एंड वाई। एडी और इनकम के बीच का जो ग्राफिकल रिलेशन है, अभी तक आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक बात नोटिस करेंगे। तो मैंने इनकम का ही रिलेशन की बात की कंजम्पशन के साथ, इनकम के रिलेशन की बात की इन्वेस्टमेंट के साथ, और अब इनकम के रिलेशन की ही बात कर रहा हूं एडी के साथ, क्योंकि चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हर एक कंपोनेंट को इनकम से ही कंपेयर करेंगे। इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशन था? इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन था इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसी कंजम्पशन जो इनकम के साथ साथ नहीं बढ़ेगा उसे बोला गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है? इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा ऑटोनोमस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अब इनकम और एडी में क्या रिलेशन है? तो एडी निकालने के लिए मैंने यहां पर इस जगह तक सारी वैल्यू ऊपर वाली ही लिखी है जो हमने पिछले दो लेक्चर में डिस्कस की। एडी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? इन दोनों को एड ऑन करने के बाद वैल्यू आई सी की, तो सी में इन्वेस्टमेंट जोड़ते चलें, एडी की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले जीरो लेवल ऑफ इनकम में 50 मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन था, वही आया टोटल कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट मेरा 30, ये आ गया एडी 80। फिर इनकम हुई 100, कंजम्पशन 75 से बढ़ा, कंजम्पशन हो गया टोटल 125। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहा वही 30, ये आ गया 155। इस तरह से मेरा कंजम्पशन बार बार 75 से बढ़ता रहा, जबकि मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दोनों कांस्टेंट रहे। केवल एडी की वैल्यू बढ़ी इंड्यूस्ड कंजम्पशन की वजह से, एडी की वैल्यू बढ़ी इस कंपोनेंट की वजह से। तो एडी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बढ़ता रहा। जैसे जैसे इनकम बढ़ी एडी भी बढ़ा, लेकिन इनकम का रिलेशन केवल इस इंड्यूस्ड कंजम्पशन के साथ है। तो जो एडी का कर्व आया ये स्टार्ट हुआ कहां से? ये स्टार्ट हुआ वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि इस 80 के अंदर 50 तो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन इंक्लूड है और 30 मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। फिर इनकम बढ़ी 200 रुपए, इनकम हो गई फिर कुछ 100 रुपए, इकोनॉमी के अंदर खर्चा बढ़ गया 75 से, अब ये खर्चा हो गया टोटल 155। फिर वापस खर्चा बढ़ा 75 से हो गया 230, फिर 305 और फिर 380। इस तरह से एडी का मेरा ग्राफ आ गया। याद रखना है एडी का कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से और एक ऊपर की तरफ कर्व बढ़ता हुआ जाएगा। एग्जाम में जब भी आप ग्राफ बनाओगे कोई भी वैल्यू प्लॉट नहीं होगी एक्स एक्सिस पे, कोई भी वैल्यू प्लॉट नहीं होगी वाई एक्सिस। आप सिंपल ग्राफ बनाओगे, यहां लिखोगे इनकम और यहां लिखोगे एग्रीगेट डिमांड, और मुझे कर्व पता है ये स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से, तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। ये तो मैंने केवल एडी के एक अकेले ग्राफ की बात की है। अब मैं सारे ग्राफ यदि एड ऑन कर दूं, अभी तक जो मैंने बात की है एडी के अंदर, अभी तक जो मैंने बात की, अब एक एक करके चलते जाएं, एक साथ नहीं भागें, एक एक करके कंपोनेंट की बात करें। मैंने सबसे पहले एडी के अंदर, मैं यहां लिखता चलूं साथ में, मैंने एडी के अंदर सबसे पहले बात की थी कंजम्पशन की, और कंजम्पशन के अंदर भी सबसे पहले बात की मैंने सी बार की। सी बार का मतलब था ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो हमेशा था कांस्टेंट चाहे इनकम कितनी भी हो जाए। इसका मतलब सी बार का कर्व जो आ रहा होगा वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आ रहा होगा। सी बार का कर्व जो आ रहा है वो है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। जो मेरी वैल्यू ऊपर वाली टेबल में 50, तो एक जो ब्लू वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये मेरा है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया क्लियर, ये हमेशा रहेगा पैरेलल एक्स एक्सिस के। स्टार्ट होगा ये वाई एक्सिस से। रीजन क्या है? इनकम जीरो होगी तभी कंज्यूमर को पैसा खर्च करना होगा सर्वाइवल के लिए। फिर मैं कंजम्पशन में दूसरे कंपोनेंट पे आया। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज।
और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। जिसे नाम दिया गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन का, डिनोट करा BY से या फिर CY से। इसका मतलब था जिस तरह से इनकम बढ़ती गई उस तरह से ही खर्चा बढ़ता गया। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ती हुई आएगी और ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसका कर्व भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा किस साइड? अपवर्ड, क्योंकि इसका रिलेशन है इनकम के साथ पॉजिटिव। तो इनकम बढ़ी, मेरा कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन स्टार्टिंग में था 0। इंड्यूस्ड कंजम्पशन वाला कर्व जो है वो स्टार्ट होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। तो ये वाला जो मेरा कर्व है ये है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, डिनोट कर सकता हूं BY से या डिनोट कर सकता हूं CY से। मेरे दो कर्व हो गए, मैंने पूरा मेरा कंजम्पशन फंक्शन मुझे हो गया क्लियर। अब आ जाऊं मैं इन्वेस्टमेंट वाले पे। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला है, इन्वेस्टमेंट भी मेरा कांस्टेंट था, जो मेरी वैल्यू थी 30। तो ये भी आएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो आ गया इन्वेस्टमेंट। ये येलो लाइन जो है ये आ गया मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मेरा तीसरा कर्व भी क्लियर हो गया। चौथे कर्व पे आ जाऊं, मैंने C बार और BY को जोड़ा तो मेरी आ गई C की वैल्यू। C बार जो हमेशा रहेगा पॉजिटिव और कांस्टेंट, BY जो हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा, इन दोनों को जोड़ा तब आ गई मेरी C की वैल्यू। इसका मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे वहां से C स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जहां से C स्टार्ट होना है वो कहीं ना कहीं Y एक्सिस से रहेगा, और सबसे पहले वाले पॉइंट पर, सबसे पहले वाले पॉइंट पर जब इनकम है 0 वहां पर C और C बार होंगे इक्वल। जहां इनकम है 0 वहां पर C और C बार होंगे इक्वल। ये रहा जो मेरा ग्रे लाइन है, ये मेरा कंजम्पशन कर्व है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात हो चुकी है क्लियर। मैंने कंजम्पशन कर्व की बात कर ली, अब मुझे एडी कर्व की बात करनी है। तो एडी में ये चारों, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये चारों नहीं, तीनों तीनों कंपोनेंट यूज करूंगा मैं। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों पार्ट तो हमेशा इक्वल रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन ये पार्ट हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। और इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व भी रहेगा अपवर्ड स्लोपिंग। क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नहीं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, इसीलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा? ये होगा वाई एक्सिस से। क्या ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होना है? तो क्या कंजम्पशन का जो ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व है इसके साथ स्टार्ट होगा? नहीं, क्योंकि एडी के अंदर इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन दोनों ही इंक्लूड है। तो एडी हमेशा अबव देन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन से स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ एडी की वैल्यू हर पॉइंट पर कंजम्पशन कर्व से ज्यादा रहने वाली है। तो जो सबसे ऊपर कर्व होगा वो मेरा होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। उम्मीद करता हूं ये सारे कर्व अच्छे से आ चुके हैं समझ में। एक बात और, एग्जाम में यदि इस तरह के कर्व आते हैं तो सारे कर्व एक बार में नहीं आएंगे। या तो आपसे पूछेगा केवल एग्रीगेट डिमांड कर्व, या पूछेगा केवल कंजम्पशन कर्व, या पूछेगा केवल इन्वेस्टमेंट कर्व, या केवल ऑटोनोमस कर्व, ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व, या फिर इंड्यूस्ड कंजम्पशन कर्व। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग पहले हर एक कर्व अलग अलग ड्राइव करें, फिर सारे एक्यूमुलेट कर दें, ताकि मेरे रिलेशन क्लियर हो जाए सारे कि एक कर्व का दूसरे कर्व के साथ क्या है रिलेशन। बच्चों ये बात थी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या रहेंगे वो डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।